एग्जाम टाइम में रिवीजन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हर कोई हालांकि जेई मेंस और नीट एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसके लिए हम लोग बहुत लंबे टाइम तक प्रिपरेशन करते हैं। जनरली 11th और 12th ग्रेड के बच्चे इसके प्रिपरेशन करते हैं। 1 साल 2 साल काफी लंबा पीरियड होता है कि हम इतने सारे टॉपिक्स कवर कर चुके होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर किए हुए हैं, कवर किए हुए हैं। फिर भी लगता है कि पता नहीं वो क्वेश्चन हम कर पाएंगे कि नहीं, ये टॉपिक हम एग्जाम में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसलिए शायद हम एक रिवीजन हर चीज का फिर से दोबारा से करना चाहते हैं एग्जाम से 1 हफ्ता या 10 दिन पहले, ताकि हमको फ्रेश हो जाए फिर से सारे कॉन्सेप्ट जो हमने अप्लाई किए थे, वो क्वेश्चन कैसे किए थे, एक एक क्वेश्चन फिर से दिमाग में आ जाए। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरत होता है। इसलिए इस तरह की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जेई मेन और नीट का एग्जाम आने वाला है और वो रिवीजन करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी टॉपिक वाइज रिवीजन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक लेके आए हैं, 5 सिलेक्टिव क्वेश्चंस बस। उसका रिवाइज करके हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, रिवाइज करते हैं, जो जेई और मेंस और नीट के लिए बहुत काम आने वाले हैं। जो एग्जाम आएगा उसके लिए बहुत काम आएंगे आपके। इससे इससे पिछला वाला वीडियो भी आपने अगर देखा हो, कोलिजन का टॉपिक था, उसमें भी हमने 5 सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिए थे। अगर उसको नहीं देखा तो प्लीज उसको भी देखिए, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। और इस तरह के और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे, जिससे आप क्विक रिवीजन जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड। तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो तुरंत मिलते रहें। मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। इस क्वेश्चन में बहुत सारी पोटेंशियल लाइंस जो कर्व के शेप में है, यानी कि सर्कल्स के शेप में है, ये प्लॉट की हुई हैं। कोई भी अगल बगल की पोटेंशियल लाइंस के बीच में 10 वोल्ट का डिफरेंस है। 50 वोल्ट से स्टार्ट हो रही है, 50 वोल्ट, 40 वोल्ट, 30 वोल्ट। क्या डिफरेंस है कि ये लाइंस बहुत क्लोज होती जा रही जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं। तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे रिलेट करें, क्योंकि हमको यहाँ क्वेश्चन में कंपेयर करना है 3 पॉइंट्स को, ए, बी और सी। क्या फर्क है इन 3 पॉइंट्स में? ए पॉइंट्स में पोटेंशियल लाइंस थोड़ी दूर पे हैं, बी पॉइंट ऐसी जगह पर है जहाँ पे पोटेंशियल लाइंस क्लोज हैं, और सी पॉइंट पे बीच में है, ए और बी के बीच का पॉइंट है सी। इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करना है क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट एट द पॉइंट। तो इसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशनशिप पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका एक और नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज माइनस dv by dx। ओके, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पे dv by dx लिख रहे हैं, dx इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन का यूज होता है इस फॉर्मूले में। ओके, यानी कि जहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या मतलब हुआ? चेंज इन पोटेंशियल बाई द लेंथ की बात करें। अब यहाँ पे बी, सी और ए में बी का पॉइंट एक ऐसा है जहां पे छोटे से लेंथ में ही पोटेंशियल चेंज हो रहा है, 20 वोल्ट से 10 वोल्ट में, यानी 10 वोल्ट का चेंज बहुत ही छोटे गैप में चेंज हो रहा है। जबकि ए पॉइंट पे तो यही 10 वोल्ट बहुत लंबे गैप में चेंज हो रहा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें तो बी पे सबसे ज्यादा है सी या ए के मुकाबले। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम तुरंत बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है। तो हमारा आंसर हो गया बी। अब इस क्वेश्चन में 3 डिफरेंट केस दिए हुए हैं, यानी कि 3 स्फीयर्स दिए हुए हैं और तीनों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, सॉलिड स्फीयर है। चार्ज अलग अलग दिया है, Q, 2Q और 4Q, 3 स्फीयर्स में अलग अलग चार्ज है। और सब में तीनों केस में पॉइंट P मार्क्ड है, अलग अलग पोजिशन है सब में। हमको कंपेयर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P इन तीनों केसेस में। तो ऑप्शंस देख सकते हैं यहाँ पे, E1, E2, E3, यानी 3 केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट P पर है वो कंपेयर करनी है। तो तीनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखते हैं। स्फीयर 1, स्फीयर 1 में पॉइंट P तो बाहर है,
तो इस केस में तो हम सारा का सारा चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सेंटर पर मान सकते हैं, और डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख सकते हैं सेंटर पर मानते हुए K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। यहां पर K की वैल्यू 1/4πε0, जो कि हम कूलम्ब्स कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। स्फेयर 2, स्फेयर 2 में पॉइंट P तो बिल्कुल सेंटर पर है, लेकिन चार्ज यहाँ पर 2Q है, तो यहाँ पर भी हम पूरा चार्ज सेंटर पे मान सकते हैं, स्फेयर के सेंटर पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E2 हम लिख सकते हैं K इंटू 2Q/r²। यहाँ पर भी पूरा चार्ज सेंटर पे मान लिया, क्योंकि पॉइंट P तो अभी भी सरफेस पर ही है। स्फेयर 3 का केस में पॉइंट P अंदर है। तो जब भी कोई पॉइंट अंदर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है एक सॉलिड स्फीयर में, तो उसका एक फॉर्मूला इस तरह से होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले पॉइंट पे, यहाँ पे जैसे पॉइंट P है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी K इंटू टोटल चार्ज यानी 4Q, यहाँ पे 4Q है, इंटू दैट डिस्टेंस जो पॉइंट P का डिस्टेंस है सेंटर से, यहाँ पे R है, और डिवाइड बाई टोटल रेडियस जो है उसका क्यूब। तो टोटल रेडियस है 2r का क्यूब। अब इसको कैलकुलेट करके अगर हम लिखें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी K इंटू क्यू, कैपिटल Q बाई 2r²। तीनों की वैल्यूज लिख दी हमने, E1, E2, E3। अब हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि E2 सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है, फिर E1 है, फिर E3 है। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया E2 सबसे ज्यादा, फिर अगला हो गया E1, फिर लास्ट हो गया E3। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें? सी ऑप्शन मैच कर रहा है। ये आंसर हो गया इसका। इस क्वेश्चन में दो स्फेरिकल मेटल शेल दी हैं, जिन शेल ए और शेल बी, और दोनों का रेडियस आर ए और आर बी। एक रेडियस कम है यानी कि आर बी, जो कि आर ए से कम है। दोनों पर इनिशियली चार्ज दिया हुआ है कैपिटल Q, और दोनों शेल्स को बहुत दूर एक दूसरे से रखा हुआ है। उसके बाद एक मेटल वायर से दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या एक्सपेक्टेड है कि जैसे ही मेटल वायर से कनेक्ट किया, दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से हो जाएगा, और शेल्स पे जो चार्ज फाइनल चार्ज होगा, अगर हम मान लेते हैं QA और QB, यानी कि शेल A पे QA और शेल B पे QB चार्ज फाइनल इस तरह से हो जाएगा, जिससे कि दोनों शेल्स का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। यानी कि फाइनली दोनों का पोटेंशियल, शेल A का पोटेंशियल और शेल B का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा, उसके बाद चार्ज फ्लो करना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है चार्ज फ्लो करता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसलिए चार्ज फ्लो करता है। तो इसका मतलब चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों शेल का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। उसके बाद चार्ज दोनों में QA और QB फाइनल चार्ज हो जाएगा। ओके, अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। पोटेंशियल A और पोटेंशियल B दोनों इक्वल है, यानी कि K इंटू QA बाई RA इज इक्वल टू K इंटू QB बाई RB। अब इसको QA बाई QB यानी कि RA बाई RB। अब यहाँ पे हमको गिवन है RA RB से ज्यादा है, यानी कि दिस इज ग्रेटर देन 1। इससे हमको पता चल गया QA QB से ज्यादा है। सेकेंड ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही हो गया। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, EA इनसाइड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड शेल A के अंदर जीरो है। बिल्कुल जीरो होगी, क्योंकि कोई भी मेटल शेल, कोई भी मेटल यानी कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी एग्जिस्ट नहीं करती, हमेशा नलीफाई होकर जीरो हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। हर एक मेटल, हर एक कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड की हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्योंकि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक कंडक्टर के जीरो होती है। तो ये ऑप्शन सही हो गया। सी ऑप्शन चेक करते हैं, सिग्मा ए, यानी कि सिग्मा के फॉर्म में हमको लिखना है। अब इसी को हम सिग्मा के फॉर्म में लिखते हैं, QA बाई QB इज इक्वल टू RA बाई RB। फिर से इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखते हैं, QA बाई QB
इज इक्वल टू आर ए बाई आर बी। कैसे लिखेंगे? क्यू ए को हम लिख सकते हैं चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा ए इंटू सरफेस एरिया 4 पाई आर ए स्क्वायर। इसी तरह से क्यू बी को भी लिख सकते हैं सिग्मा बी इंटू 4 पाई आर बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए बाई आर बी। इसको रीअरेंज कर लिया तो हमको सिग्मा ए बाई सिग्मा बी की वैल्यू आ गई आर बी बाई आर ए, यानी कि ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। अब डी ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं कि ई ए यानी कि सरफेस ऑफ ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है सरफेस ऑफ बी से। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी मेटल, किसी भी कंडक्टर के जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं। अगर हम ए की बात करें तो ए के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, और ई बी सिग्मा बी बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी भी कंडक्टर के इमीडिएट सरफेस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको पता होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि हमने पहले ही आंसर दे चुके हैं कि सिग्मा ए और सिग्मा बी इज इक्वल टू आर बी बाई आर ए, और आर बी कम है आर ए से, तो इसका मतलब सिग्मा ए कम है सिग्मा बी से। क्योंकि सिग्मा ए सिग्मा बी से कम है, इसका मतलब ई ए ई बी से कम है सरफेस पे। तो लास्ट ऑप्शन भी सही हो गया। सारे ऑप्शन सही हैं इसमें, ए बी सी डी चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। इस क्वेश्चन में दो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स दिए, दोनों यूनिफॉर्मली चार्ज हैं। एक में चार्ज डेंसिटी यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है और दूसरे में माइनस रो है। दोनों का रेडियस R1 और R2, और दोनों में जो इंटरसेक्टिंग रीजन है जो मार्क किया हुआ है यहाँ पे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेके ये क्वेश्चन है। चार ऑप्शन हमको सेलेक्ट करने हैं, कौन से ऑप्शन सही है, एक से ज्यादा भी सही है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इस रीजन जो हैश मार्क किया हुआ रीजन है, कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं। एक जनरल पॉइंट यहां पे हमने लिया। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दोनों स्फीयर्स की वजह से, तो अगर लेफ्ट स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम डायरेक्शन बताएं तो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये डायरेक्शन हो गया। इसको लिख लेते हैं E1 वेक्टर। और सेकेंड वाला यानी कि R2 वाला जो स्फीयर है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर की वजह से इस तरह से, क्योंकि ये इसमें चार्ज डेंसिटी माइनस रो है, नेगेटिव है, तो इसलिए इसका डायरेक्शन इस तरह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। ओके, ये हमने जो पॉइंट सेलेक्ट किया है इस पॉइंट को मार्क करते हैं पॉइंट P। इस पॉइंट P जो एक हमने जनरल पॉइंट लिया, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2, E1 लेफ्ट स्फीयर की वजह से, E2 राइट स्फीयर की वजह से, और डिस्टेंसेस भी मान लेते हैं। जैसे राइट स्फीयर पे ये पॉइंट P का डिस्टेंस उसके सेंटर से हम ये मान लेते हैं डिस्टेंस हो गया R2, और लेफ्ट स्फीयर के सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस हो गया R1। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज लिखते हैं। जो अगर कोई भी एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज्ड स्फीयर, अगर यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है रो, उस पे उसके किसी भी एक पॉइंट जो पॉइंट अंदर है उस पे, मान लीजिए R डिस्टेंस पे अंदर है, तो उसका एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं चार्ज डेंसिटी यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 वेक्टर, ये इसकी वैल्यू हो गई। इसी तरह से तो राइट स्फीयर है, उसमें भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 पॉइंट P पे, उसकी वैल्यू लिखेंगे। चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है तो माइनस रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 वेक्टर।
डायरेक्शन में पहले ही इंडिकेट किए हुए हैं और माइनस साइन यहाँ पे ऑटोमेटिकली वही डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, दैट यानी कि माइनस ऑफ R2 वेक्टर। R2 वेक्टर के अपोजिट में E2 फील्ड का डायरेक्शन है जो हमने पहले से ही बनाया हुआ है यहाँ पे, डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सम हो जाएगी इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वेक्टर सम कर लेते हैं, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो इसको करेंगे अगर तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ओके, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर कैसे बनाएंगे यहाँ पे? अगर ये R1 वेक्टर तो हमने पहले ही बनाया हुआ है और R2 वेक्टर का माइनस, R2 वेक्टर तो रेडियली बाहर की तरफ डायरेक्शन होता है, तो माइनस R2 हो जाएगा। यही डायरेक्शन जो हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E2 का बनाया हुआ है, यही डायरेक्शन माइनस R2 का हो जाएगा। ओके, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन सेम माइनस R2 का हो गया। तो R1 और माइनस R2 इन दोनों का वेक्टर सम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद से हम लिख सकते हैं। इन दोनों का वेक्टर सम ये हो जाएगा जो हम ग्रीन लाइन से प्लॉट कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया। ये वेक्टर एडिशन दोनों का मिला जो हमको सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करके मिला, लेफ्ट स्फीयर का सेंटर और राइट स्फीयर का सेंटर। यानी अगर हम इसको डी वेक्टर से मार्क करें तो रिजल्ट आ जाएगा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। कोई भी एक जनरल पॉइंट हमने सेलेक्ट किया था अंदर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो सिर्फ डी वेक्टर जो कि सेंटर टू सेंटर ज्वाइनिंग है उस पर डिपेंड कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू कांस्टेंट भी है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में, दोनों में ही कांस्टेंट है, क्योंकि डी वेक्टर एक कांस्टेंट चीज है। सेंटर टू सेंटर जो ज्वाइनिंग डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। तो अब इसका आंसर हम चेक कर सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट बोल रहे हैं सेकंड ऑप्शन में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस रीजन में भी प्रेजेंट होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज करता है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए उस रीजन में, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बिल्कुल सही है, जैसा कि हमने यहाँ प्रूव किया, तो ये ऑप्शन सही हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम डायरेक्शन बिल्कुल सही है, डायरेक्शन सेम है, यानी कि डी वेक्टर जो हमने सेंटर टू सेंटर ज्वाइन किया वो डायरेक्शन है। ये ऑप्शन सही हो गया। तो इस क्वेश्चन में सी और डी दो ऑप्शन सही हो गए। इस क्वेश्चन में एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर गिवन है जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो और उसका रेडियस कैपिटल आर और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इसके अलावा इसमें कैविटी प्रेजेंट है इस सिलेंडर के अंदर, उसके एक्सिस से मैच करती हुई। उसका रेडियस कैविटी जो स्फेरिकल कैविटी है उसका रेडियस है r/2 और एक पॉइंट P जो बाहर है सिलेंडर के, और वो पॉइंट P का डिस्टेंस 2r है सेंटर ऑफ कैविटी से, जैसा कि इस फिगर में देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे गिवन है एक्सप्रेशन के फॉर्म में, उसमें k अननोन है, उस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी हम देखते हैं जिसमें कैविटी प्रेजेंट होती है, उसको सिंप्लीफाई करने का, आसान तरीके से करने का एक ये तरीका होता है कि पूरे सिस्टम को हम दो फॉर्म में समझ सकते हैं। यानी कि एक सॉलिड सिलेंडर जिसमें कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिख लेते हैं रो, और उसमें एक सुपर इम्पोज करते हैं ये सॉलिड स्फीयर जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं माइनस रो। तो सुपर इम्पोज करने का मतलब तो यही हो गया कि ये एक तरह की कैविटी क्रिएट हो गई, मतलब कि माइनस रो और प्लस रो मिलके ये स्फीयर वाला रीजन कैविटी की तरह एक्ट करेगा। तो एक बार इतना कर लिया। अब इसके बाद दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम पॉइंट P पे सुपर इम्पोज करा के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो लिख सकते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ये इनफाइनाइट सिलेंडर है,
इसलिए इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे कि एक इन्फिनिट लाइन चार्ज होती है। अगर कोई भी पॉइंट बाहर की तरफ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सिलेंडर के बाहर, तो पूरे सिलेंडर को लाइन चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख सकते हैं लैम्डा, यानी कि लाइन चार्ज डेंसिटी, जो सिलेंडर की लाइन चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस से, एक्सिस सिलेंडर का जो एक्सिस है उससे डिस्टेंस, यानी कि 2r। और स्फीयर की वजह से जो हमको, स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के पॉइंट पे, स्फीयर के बाहर के पॉइंट पे एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि कूलॉम्स लॉ की मदद से हम लिख सकते हैं फॉर्मूला कि K इंटू चार्ज, यानी कि टोटल चार्ज जो स्फीयर के अंदर है, और डिस्टेंस 2r स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर। कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। स्फीयर का पूरा चार्ज हमने उसके सेंटर पे अज्यूम किया और ये फॉर्मूला आ गया। अब हमको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को क्रॉस सेक्शन एरिया जो सिलेंडर का है ये वाला, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब सेकेंड टर्म में चार्ज क्यू हमने लिखा है ना, चार्ज क्यू की वैल्यू लिखते हैं जो स्फीयर में है, और के, ये जो यहाँ पे के लिखा है ये कूलॉम्स कांस्टेंट है, इसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं। और ये क्यू चार्ज को लिख सकते हैं चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और मल्टीप्लाई कर देते हैं स्फीयर के वॉल्यूम से, यानी कि माइनस रो इंटू 4/3 पाई इंटू r/2 क्यूब, इस तरह से लिखा, और ये 2r स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। पहला वाला टर्म तो हो जाएगा रो इंटू r बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा वाला टर्म को लिख लेते हैं माइनस रो इंटू r डिवाइडेड बाई 24 इंटू 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया। अब इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। इसमें हम एलसीएम ले सकते हैं 24 इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 24 माइनस 1, यानी कि 23 रो इंटू आर। ओके, अब इसको कंपेयर करते हैं, जो हमको एक्सप्रेशन गिवन है ये वाला 23 रो आर बाई 16 के एप्सिलॉन नॉट। तो इसको कंपेयर करने पे हमको के की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इसका के का आंसर हो गया 6। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस तरह के और भी वीडियो लाता रहूं और आपको तुरंत देखने को मिले।